नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आपके सामने आज अपने एक उपन्यास का पहला भाग लेकर के उपस्थित हुई हूँ। उपन्यास का नाम है दिल में चुभी क्रिंच। यह उपन्यास काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसे 3 भागों में आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी। तो चलिए सुनते हैं मेरे उपन्यास दिल में चुभी क्रिंच का पहला भाग। ठाकुर विला दुल्हन की तरह सजी हुई थी। फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। चारों ओर खुशियों का माहौल था। शहनाई की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। आज ठाकुर रुद्र प्रताप, जो शहर के जाने माने प्रतिष्ठित रईस हैं, उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी थी। इस समय विदाई की रस्में चल रही थीं। ठाकुर साहब, हमारी बहू को लेकर आइए, नहीं तो विदाई का मुहूर्त निकल जाएगा। रुद्र प्रताप के समधी की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। जी ठाकुर साहब, मैं बिटिया को लेकर आता हूँ, ठाकुर रुद्र प्रताप ने कहा और बंगले के अंदर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी गार्गी अपनी बेटी पलक को लेकर बाहर की ओर आ रही हैं। गार्गी के चेहरे को देखकर ठाकुर रुद्र प्रताप को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि गार्गी का चेहरा भावहीन दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर ना बेटी की विदाई का दुख था और ना ही आंखों में आंसू। ऐसा क्यों है, रुद्र प्रताप समझ नहीं पाए। गार्गी दुल्हन बनी पलक को सहारा देकर फूलों से सजी कार की ओर ले जा रही थी। पलक इस समय स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ पलक को ईर्ष्यालु नज़रों से देख रही थीं, जबकि गार्गी का चेहरा भावहीन था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे और ना ही चेहरे पर किसी तरह का कोई दुख। वहाँ खड़े सभी लोग गार्गी को देखकर आश्चर्यचकित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ इतनी शांत और भावहीन कैसे हो सकती है। बेटी की विदाई के समय उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। एक माँ इतनी कठोर तो नहीं हो सकती, ऐसा क्या कारण है? लेकिन तभी वहाँ खड़े लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया। गार्गी अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी की विदाई के समय कठोर से कठोर इंसान भी अपना संयम खो देता है। गार्गी तो एक माँ थी। उनका हृदय बेटी की विदाई पर फटा जा रहा था। गार्गी की छोटी बेटी पलक विदा हो रही थी, अपनी ससुराल जा रही थी। माँ बेटी दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थीं। यह दृश्य बहुत ही दर्दनाक था। वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये माँ बेटी अब एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगी। वहाँ खड़े रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया। तब तक गार्गी ने स्वयं को संभाल लिया था। गार्गी ने पलक को गाड़ी में बिठाया और धीरे से कहा, पलक, मैंने तुम्हारे पर्स में एक खत रखा है। उसे तुम अपने हनीमून से आने के बाद पढ़ना। तुम्हें मेरी सौगंध है, उससे पहले ना पढ़ना। यह मेरी विनती और आदेश दोनों ही है। अपनी माँ की बात सुनकर पलक ने चौंक कर उन्हें देखा। वह कुछ कहती या पूछती, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि विदाई की रस्म के अवसर पर सभी मेहमान वहीं पर आसपास थे। पलक अपनी माँ से कुछ पूछ नहीं सकी, पर उसके मन मस्तिष्क में आशंकाओं का बवंडर उठा हुआ था। तभी गार्गी ने अपने दामाद विनायक से कहा, बेटा, मैंने अपने दिल के टुकड़े को तुम्हें सौंप दिया है। आज से यह तुम्हारी अमानत है। अब इसकी हिफाजत करना और पलक को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटा, पलक हर हाल में तुम्हारा साथ निभाएगी। अगर कभी इससे कोई गलती हो जाए तो इसे नादान समझकर क्षमा कर देना। पलक के दिल को कभी ऐसी ठेस ना पहुंचाना जिसका दर्द वह बर्दाश्त ना कर सके। अगर ऐसा हुआ तो उसकी क्रिंच मेरे दिल में चुभेगी। मैं पलक की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली को तुम खुशियों से भर दो। यह कहते हुए गार्गी ने पलक का हाथ विनायक के हाथ में दे दिया। उनके चेहरे पर
दर्द सिमटा हुआ था। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, अब पलक मेरी पत्नी है, उसको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करें, मैं पलक को बहुत खुश रखूँगा, उसे अपने पलकों पर बिठा के रखूँगा। विनायक ने मुस्कुराते हुए गार्गी को जवाब दिया। बहन जी, आप परेशान न हों, हम पलक का बहुत ख्याल रखेंगे। हमारे घर में बहुओं को लक्ष्मी समझा जाता है। हमारे कुल खानदान में बहुओं का स्थान बहुत ऊंचा है। हम लोग कभी भी औरतों का अपमान नहीं करते। हमारा तो यह मानना है कि जिस घर में बहू बेटियों का अपमान किया जाता है वह घर एक दिन शमशान बन जाता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे घर में पलक को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। पलक के ससुर ठाकुर भूपेंद्र ने गार्गी जी से कहा। अपने समधी की बात सुनकर गार्गी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने समधी का धन्यवाद किया। उधर पलक की बात अधूरी रह गई थी। वह अपनी माँ से कुछ पूछ नहीं सकी। इस समय पलक को किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। पलक अभी भी गार्गी को आश्चर्य से देख रही थी। उसका मन किसी आशंका से धड़क रहा था। तब तक ड्राइवर ने दुल्हन की गाड़ी आगे बढ़ा दी। गार्गी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की कार को तब तक देखती रही जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। गार्गी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सब कुछ जुए में हार गई हो। माँ, आप कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी? पलक हम सबसे दूर कहाँ जा रही है? इसी शहर में तो है। आप जब चाहें उसे अपने पास बुला सकती हैं। अब आप अंदर चलिए, दादी आपको बुला रही हैं। सभी मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से बहुत लोग तो अभी जाना चाहते हैं। माँ, मुझे और पारुल को भी अभी निकलना होगा। आप तो जानती ही हैं कि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा और पारुल का वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। गार्गी जी की बेड़ी बेटी काव्या ने अपनी माँ से कहा। हाँ बेटी, लंबी सांस लेकर के गार्गी ने जवाब दिया। माँ, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? काव्या ने गार्गी के चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पलक के जाने की वजह से थोड़ा दुखी हूँ, गार्गी ने धीरे से कहा और आगे बढ़ गई। नहीं माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आपके मन में कोई तूफान उठा हुआ है जो आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपका चेहरा अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। यह पलक के जाने के कारण नहीं है, कोई बहुत गंभीर बात है जो आपने अपने मन में छुपा रखा है। काव्या ने गार्गी को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और अगर तुम्हें कुछ आभास हो रहा है तो वह बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, गार्गी ने सपाट शब्दों में कहा। तब तक वह दोनों हाल में दाखिल हो गई थीं। गार्गी काव्या के साथ अंदर आई। वहाँ हाल में शादी में आए हुए मेहमानों के साथ गार्गी की सास, उसकी ननद और उसकी बुआ सास बैठी हुई थी। गार्गी को देखते ही उसकी सास ने गुस्से में कहा, अब बेटी की विदाई हो गई है, वह कोई विदेश नहीं चली गई है जो तुम इतना दुखी हो रही हो। तुम इस खानदान की बहू हो, तुम्हें घर आए हुए मेहमानों का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो बस अपनी बेटी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमारे तो कर्म फूट गए जो ऐसी बहू मिली जिसने सिर्फ लड़कियां ही पैदा की, इस खानदान को कोई वारिस नहीं दे सकी। गार्गी की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में ऊंची आवाज़ में गार्गी से कहा। माँ जी, आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दीजिए, शायद दूसरी बहू इस खानदान को वारिस दे दे। आज पहली बार गार्गी ने अपनी सास को उलटकर जवाब दिया था। गार्गी का जवाब सुनकर सभी लोग आश्चर्य से गार्गी को देखने लगे। गार्गी अपनी सास को जवाब दे सकती है इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काव्या और पारुल दोनों आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ दादी को पलटकर जवाब भी दे सकती हैं। गार्गी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम माँ का अपमान करो और उन्हें जवाब दो? तभी गार्गी के पति रुद्र प्रताप ने गुस्से में कहा, या तो बड़ों को सोचना चाहिए कि वह ऐसी बात करे ही ना जिससे उनका कोई अपमान करे। मैं 30 सालों से आपके माँ की बातें और ताने सुनती आई हूँ। बहुत सह और सुन लिया, अब नहीं सुनूंगी, गार्गी ने गंभीर मुद्रा में और कठोरता से कहा और वहाँ से चली गई।
गार्गी का ऐसा रूप देखकर हाल में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। काव्या और पारुल भी अपनी माँ के पीछे पीछे चली गई। माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप बोलना भी जानती हैं, या तो मुझे आज ही पता चला, वरना मैंने आपको हमेशा दादी के तानों को चुपचाप सुनते देखा है। आज यह चमत्कार कैसे हो गया? मैं तो हमेशा आपसे कहती थी, आप क्यों इतना बर्दाश्त करती हैं, पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता था। आज आपने वह किया जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। पारुल ने खुश होते हुए कहा, बेटा, हर बात का एक समय होता है। आज वह समय आ गया था तो मैंने जवाब दे दिया। गार्गी ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। काव्या ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई रही। पता नहीं क्यों काव्या को लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी जमुना काकी ने आकर बताया कि दोनों दामाद जी आ गए हैं। जमुना काकी की बात सुनकर गार्गी ने कहा, तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो, उन लोगों से मिलकर मैं आती हूँ। और वह कमरे से बाहर निकल गई। दी, अब मुझे माँ की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि अब माँ ने बोलना सीख लिया है। पारुल ने खुश होकर कहा। पारुल, तुम गलत सोच रही हो। मुझे तो चिंता अब हो रही है। तुमने शायद माँ के चेहरे को ध्यान से नहीं देखा। उनके चेहरे पर मुझे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाली हैं। काव्या ने परेशानी भरे लहजे में कहा। दी, आप सोचती बहुत हैं। माँ अब ऐसा कौन सा फैसला करेंगी? आज माँ ने अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर ली। अब माँ के जीवन में फैसला करने के लिए बचा ही क्या है? पारुल ने लापरवाही से अपनी पैकिंग करते हुए कहा। काव्या चुप हो गई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी फिर गार्गी ने कमरे में प्रवेश किया। इस समय भी उसके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। गार्गी ने अपनी अलमारी खोली, उसमें से 2 लिफाफे निकाले और अलमारी बंद करके अपनी बेटियों के पास आई और उनसे पूछा, तुम दोनों की पैकिंग हो गई? हाँ माँ, हम लोग की पैकिंग हो गई। गार्गी ने काव्या और पारुल के सिर पर हाथ फेरते हुए गंभीरता से कहा। आज मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई बेटा। अब मैं स्वतंत्र हूँ, कोई भी निर्णय लेने के लिए। दोनों बेटियों के हाथ में एक एक लिफाफा पकड़ाते हुए गार्गी ने कहा, यह खत है, इसे 15 दिन के बाद खोलकर पढ़ना। उसके बाद तुम लोगों का जो निर्णय होगा उसे मुझे बताना। माँ, इस खत में ऐसा क्या लिखा है जो आप हम लोगों से नहीं कह सकती? उसे हमें बताने के लिए आपको खत का सहारा लेना पड़ा? काव्या ने घबरा कर पूछा। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस खत को पढ़ने के बाद मिल जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा है उस बात को नज़रअंदाज मत करना। इस खत को 15 दिन से पहले ना पढ़ना। तुम दोनों को मेरी सौगंध है, गार्गी ने सपाट स्वर में कहा। काव्या कुछ और पूछती, तभी गार्गी के दोनों दामाद कमरे में दाखिल हुए और बात वहीं पर अधूरी रह गई। काव्या अपने पति अखिल और देवर निखिल, जो उसकी बहन पारुल का पति भी था, उसे देखकर माँ से जो बात कर रही थी वह वहीं पर छोड़कर चुप हो गई। आओ बच्चों, बैठो। मुझे तो तुम लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब बहन जी की तबीयत कैसी है? गार्गी ने बहुत स्नेह से अपने दोनों दामादों को देखते हुए पूछा। अखिल और निखिल ने बैठते हुए कहा, माँ जी, माँ अब पहले से ठीक हैं। तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। शादी में नहीं आ सके थे, इसलिए माँ ने कहा कि तुम दोनों लोग बहुओं को लेने चले जाओ। इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा। तुम दोनों यहाँ आए यह देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, गार्गी ने कहा। काव्या, जल्दी करो, नहीं तो हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी। अखिल ने अपनी पत्नी काव्या की तरफ देखते हुए कहा और वह उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों तैयार हैं, चलिए, काव्या ने उदास लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे की उदासी को देखकर अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम लोग जल्दी ही माँ से मिलने फिर आएंगे। माँ की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं अभी तुम दोनों को चलने के लिए नहीं कहता। गार्गी ने नौकर को आवाज़ लगाई। तभी एक नौकर वहाँ आ गया। आपने मुझे बुलाया छोटी मालकिन?
हाँ मोहन, बच्चों का सामान बाहर लेकर जाओ और गाड़ी में रख दो, गार्गी ने मोहन से कहा। मोहन सामान उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। काव्या अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। उसका मन बार बार यह कह रहा था कि माँ के मन में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। वह क्या है यही उसे समझ नहीं आ रहा था। इस समय माँ ने कुछ नहीं कहा और वह माँ से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। सभी लोग आसपास हैं। वे लोग कमरे से बाहर निकल आए। जब गार्गी अपनी बेटियों और दामादों के साथ नीचे हॉल में पहुंची तो गार्गी ने देखा और मेहमान तो जा चुके हैं। इस समय उसकी सास पार्वती, बुआ सास लक्ष्मी, उसके पति और ननद सुगंधा वहाँ बैठे हुए हैं। अखिल और निखिल ने पार्वती जी का पैर छूकर मुस्कुराते हुए कहा, दादी जी आप भी हमारे साथ नैनीताल चलिए। इस समय वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। पहले अपनी माँ की सेवा कर लो, फिर हमें लेकर चलना। पैसे वैसे की कमी हो तो सीधे सीधे बता दो, बहाना बनाकर मांगने की क्या ज़रूरत है। पार्वती जी ने व्यंग से अखिल को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। पार्वती जी की बात सुनकर अखिल चौंक कर उन्हें देखने लगा। पारुल और काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गार्गी ने बहुत गहरी नज़रों से अपनी सास की ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। दादी आप मेरे पति का अपमान कर रही हैं। उन्होंने आपको अपने साथ चलने की बात कही है, इसमें पैसे की बात कहाँ से आ गई। इतना नाराज होने की ज़रूरत नहीं है काव्या। क्यों नहीं है? आप हमारे पतियों का अपमान कर रही हैं और हम नाराज भी ना हों। इस बार पारुल ने गुस्से में कहा। मैंने बिल्कुल सही बात कही है। तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी तो मुझे तुम लोगों के साथ रहना पड़ेगा। हमारे खानदान में बहन बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते। इस परंपरा का मुझे भी पालन करना होगा। तो मैं वहाँ जितने दिन रहूँगी तो जो खर्चा तुम लोग मेरे ऊपर करोगे उसका 4 गुना मुझे देना पड़ेगा। इसलिए यह सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। वैसे ही मुझसे पैसे मांग लो। वैसे तो तुम्हारी माँ ने चोरी से शगुन के नाम पर पैसे दिए ही होंगे। पार्वती ने मुंह बनाते हुए व्यंग से कहा। माँ आपको कहाँ क्या बोलना चाहिए इसकी भी समझ नहीं है। अरे काव्या और पारुल इस घर की बेटियां हैं, इनका हक बनता है उपहार और शगुन लेने का। भाभी ने अगर दिया भी है तो यह सब कहने की क्या ज़रूरत है। हर माँ अपनी बेटी को विदाई के समय शगुन देती है और उसे विदा करती है। आप इस घर की बड़ी हैं, यह काम तो आपको करना चाहिए। आप कुछ अच्छी बात नहीं कर सकती हैं तो किसी को अपमानित करने वाली बात भी मत कीजिए। सुगंधा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा। सुगंधा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जी अपने मन की भड़ास निकाल रही हैं। मेरी बेटियों के खुशहाल जीवन को देखकर काव्या और पारुल बेटा अपनी दादी की बातों का बुरा ना मानो। यह जो चाहती थी वह नहीं हुआ तो उनका गुस्सा होना जायज़ है। इसीलिए वह तुम्हारे पतियों का अपमान कर रही हैं अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। गार्गी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। गार्गी, रुद्र प्रताप ने जोर से चिल्ला कर कहा। भैया आप भाभी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? भाभी ने ऐसा क्या कहा है? आपको कुछ बोलना है तो माँ को बोलिए। सुगंधा ने गुस्से में अपने भाई की ओर देखते हुए कहा। गार्गी बहू, बेटियों को विदा करना है। पहले उन्हें विदा करो, उसके बाद अपनी घर की समस्याओं को सुलझाती रहना। दामाद के सामने ये सब करना अच्छी बात नहीं है और फिर उनकी ट्रेन भी छूट जाएगी। तभी गार्गी की बुआ सास लक्ष्मी ने गंभीर लहजे में कहा। काव्या और पारुल अपनी माँ से लिपटकर रोने लगीं। गार्गी ने उन्हें कसकर अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे वह उन्हें अपने दिल में कैद कर लेना चाहती हो। अखिल और निखिल के चेहरे पर तनाव और गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे। काव्या और पारुल ने अपनी बुआ सुगंधा और लक्ष्मी दादी से मिलकर आशीर्वाद लिया। उनका मन दादी से मिलने का नहीं था, फिर भी बेमन से उनका आशीर्वाद भी लिया। तभी जमुना काकी वहाँ आ गईं। उनके हाथ में सूप था जिसमें दिया जल रहा था। एक सिंदूर की डिब्बी रखी थी, चावल के साथ गुड़ था। वह गार्गी के पास आई और उन्होंने कहा, बहू रानी आप बेटियां का कोछा भर दीजिए। बेटियां खाली आंचल लेकर के मायके से नहीं जाती हैं। हाँ बहू, जमुना ठीक कह रही है, तुम बेटियों का कोछा भर दो, लक्ष्मी बुआ ने कहा। नहीं बुआ,
दादी, हमें माँ का आशीर्वाद मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अखिल, हम लोग लेट हो रहे हैं। काव्या ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। बिटिया ऐसा ना कहो, जमुना काकी ने समझाते हुए कहा। नहीं काकी, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और सम्मान हमें मिल गया है, इससे ज़्यादा प्यार हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी पारुल ने अपने पापा ठाकुर रुद्र प्रताप की ओर देखते हुए गुस्से में कहा और वह दोनों बहनें हाल से बाहर निकल गईं। उनके साथ साथ गार्गी भी चली गई। पारुल के साथ साथ काव्या, अखिल और निखिल भी कमरे से बाहर चले गए। वे चारों रुद्र प्रताप के पास नहीं गए और घर के बाहर निकल गए। यह देखकर कि उनकी बेटियां उनके पास नहीं आईं, ठाकुर रुद्र प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। उनके चेहरे पर गुस्से के बादल दिखाई देने लगे। तभी गार्गी अपनी बेटियों को विदा करके हाल में दाखिल हुई। उसे देखते ही ठाकुर रुद्र प्रताप ने गुस्से में कहा, गार्गी, तुमने अपनी बेटियों के मन में मेरे और माँ के खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि वह दोनों मुझसे बिना मिले ही चली गईं और दामाद भी हमसे नहीं मिले। ठाकुर साहब, काव्या और पारुल अब छोटी बच्ची नहीं हैं, उन्हें सब समझ आता है कि कौन उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। मुझे उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, वह दोनों सब समझती हैं और जानती हैं। गार्गी के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। गार्गी, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, ठाकुर रुद्र प्रताप ने गुस्से में कहा। रुद्र, तुम्हारी छूट का नतीजा है। पहले तो जैसे इसकी मुंह में जबान ही नहीं थी और अब हर बात पर जवाब देती है। गरीब परिवार की लड़कियां जब बड़े खानदान में आती हैं तो अपनी औकात भूल जाती हैं। मैंने इस गरीब लड़की को अपने खानदान की बहू बनाया और अब यह अपनी औकात दिखा रही है। पार्वती जी ने घृणा से मुंह बनाते हुए गार्गी की तरफ देखकर कहा। अभी आपने मेरी औकात देखी कहाँ है माँ जी? गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्गी की मुस्कुराहट देखकर पार्वती जी का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया। कैलाश, गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। गार्गी ने मुस्कुराते हुए अपने पति और सास को देखा और बिना किसी की परवाह किए हवेली से बाहर निकल गई। पार्वती और रुद्र प्रताप आश्चर्य से गार्गी को जाते हुए देखते रहे। गार्गी जैसे ही हाल से बाहर निकली, पार्वती जी ने गुस्से में कहा, रुद्र, गार्गी के पर को काटना पड़ेगा, वरना वह इस हवेली की मालकिन बनने की कोशिश करेगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर दौड़ रहा ठाकुरों का खून ठंडा पड़ गया है। अगर तुम उसके साथ नरमी से पेश आओगे तो वह तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगी। तुम ठाकुर हो, तुम्हारे अंदर गर्म खून है। ठाकुर अपनी पत्नियों को अपने पैर की जूती समझते हैं, उसको सिर पर नहीं बिठाते और अय्याशी उनकी शान होती है। मुझे लगता है कि तुमने उसे अपनी पत्नी होने का एहसास करा दिया है, इसीलिए वह अब स्वयं को इस घर की मालकिन समझने लगी है। भाभी, आप कैसी शिक्षा रुद्र को दे रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, अब रुद्र अपनी पत्नी को सम्मान देने लगा है। गार्गी इस हवेली की बहू है तो वह मालकिन भी है। क्या आप अपनी बहू को इस घर की बहू नहीं समझती? आपके विचारों को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपकी शादी के बाद बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी, इसलिए आपको जानने समझने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जितने समय मैं आपके साथ रही, मैं इतना तो समझ गई थी कि आप बहुत अहंकारी औरत हैं। आप अपने अहंकार में किसी का भी अपमान कर सकती हैं और आपको अपने ऊंचे खानदान पर बहुत गर्व भी है। आप गरीब लोगों को हे दृष्टि से देखती हैं। मैंने आपको आज तक घर के नौकरों चाकरों का अपमान करते हुए देखा है, पर आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया कि अब आप अपनी बहू का भी अपमान करने लगीं। मुझे शर्म महसूस हो रही है कि तुम मेरे खानदान की बहू हो और मेरे देवता जैसे भाई की पत्नी हो। आज तुम इस खानदान के वारिस की अच्छाइयों और उसके सम्मान की भी अपने अहंकार और ईर्ष्या की बलि वेदी पर बलि चढ़ा रही हो। लक्ष्मी ने घृणा से अपनी भाभी पार्वती को देखते हुए गुस्से में कहा। बुआ जी, आप माँ का अपमान कर रही हैं। रुद्र प्रताप ने गुस्से में अपनी बुआ की ओर देखते हुए कहा। चुप रहो रुद्र तुम। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम में अर्जुन ठाकुर का खून है। तुम अपनी माँ के इशारे पर
नाचने वाले कठपुतली बन गए हो। तुमने अपनी बुद्धि विवेक को ताक पर रख दिया है। तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि ठाकुरों की शान अय्यासी है। अय्याशी करने वाले लोग ठाकुर कहलाने के हकदार ही नहीं होते हैं। तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लक्ष्मी जी ने रुद्र को खूब लताड़ा। अपनी बुआ का क्रोध देखकर और उनकी कड़वी बातें सुनकर रुद्र प्रताप ने सिर झुका दिया और वहाँ से चुपचाप चले गए। घर के सभी नौकरों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज बरसों बाद किसी ने रुद्र प्रताप और पार्वती जी को लताड़ा था। लक्ष्मी, तुम इस घर की मेहमान हो, यह घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए मेरे घरेलू मामलों में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पार्वती ने भी गुस्से में कहा, मैं आपकी बहू गार्गी नहीं हूँ पार्वती ठाकुर। मेरी रगों में भी ठाकुर खानदान का खून दौड़ रहा है। मैं राय बहादुर ठाकुर प्रताप की बेटी हूँ, इस घर की बेटी हूँ। और मेरे पिता के आगे बड़े बड़े लोग नतमस्तक होते थे। मैं जब से आई हूँ यही देख रही हूँ कि आप शादी के रस्मों में नहीं शामिल हुई। पहले मैंने सोचा कि गार्गी का स्वभाव अच्छा न होगा, इसलिए आप शादी की रस्मों से दूर हैं, उसने आपको बुलाया ही नहीं होगा। पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। यहाँ तो अहंकार और अधिकार के लिए हवेली कुरुक्षेत्र का मैदान बनी हुई है, और तुम कह रही हो कि मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा इस घर पर पूरा अधिकार है, और अगर कोई गलत बात होगी तो उसमें बोलने का भी मेरा पूरा हक है। आज के बाद ये मत कहना कि मेरा इस घर पर अधिकार नहीं है। अगर मैंने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया तो तुम बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी। मैं आज तक बहू को दोषी मान रही थी, पर गार्गी बहू तो हीरा है। दुष्टता तो आप में और आपके बेटे के मन में है। आपने अपने बेटे को भी अपने जैसा बना करके उसे बिगाड़ दिया है। लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, बुआ जी, आप भैंस के आगे बीन बजा रही हैं। माँ और भैया पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा। सुगंधा ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। सुगंधा, तुम अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? इतने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी करवाई, जहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी तुम जी रही हो, और तुम अपनी बुआ का साथ दे रही हो। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी संवार दी। पार्वती जी ने गर्व से सुगंधा को देखते हुए कहा। हाँ माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे गार्गी भाभी इस हवेली में खुश हैं। आप लोगों ने तो मेरा जीवन ही खुशियों से भर दिया। सुगंधा ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी माँ को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर अचानक वह फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे सामने गंवार औरतों की तरह तिरिया चरित्र दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम भी उस छोटे घर वाली औरत की तरह बात करने लगी और बात बात पर रोने लगी। पार्वती जी ने कठोरता से कहा। सुगंधा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। लक्ष्मी ने गुस्से में कहा। नहीं बुआ जी, मेरी माँ पागल नहीं हुई है। यह अपना असली चेहरा हम लोगों को दिखा रही है। सुगंधा ने अपने आंसू पोंछते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जमुना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी चाय वहीं लेकर के आओ। अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। लक्ष्मी ने गुस्से में जमुना से कहा और वहाँ से उठ करके अपने कमरे की ओर चली गई। सुगंधा भी अपनी बुआ के साथ उठ करके उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह अपने कमरे में चली गई। अपनी ननद की अपमान भरी बातें सुनकर पार्वती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपने जीवन में पार्वती ने ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। उनका बस चलता तो अपनी ननद लक्ष्मी को सूट कर देती, पर वह ऐसा कर नहीं सकती थी। कुछ देर बाद जब पार्वती जी का गुस्सा शांत हुआ तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं। वो मन ही मन सोचने लगीं, कहीं लक्ष्मी ने मेरे मन के विचारों को पढ़ तो नहीं लिया। फिर वह स्वयं ही कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मन की बात को मेरे सिवा कौन जान सकता है? और जब मेरे दोनों बच्चे और बहू नहीं समझ सके, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो लक्ष्मी कैसे जान सकती है? वह तो बरसों बाद यहाँ आई है। वह तो ज़्यादा दिनों तक कभी मेरे साथ रही भी नहीं, तो वह मेरे स्वभाव को कैसे जान सकती है? मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं बेवजह ही ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन ये गार्गी कहाँ गई बिना कुछ बताए? कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्गी को मुझ पर शक हो गया हो? तभी तो उसने कहा था कि मैं उसकी बेटियों के खुशहाल जीवन को देखकर खुश नहीं हूँ। मैं भी क्या क्या फालतू बातें सोच रही हूँ। उसने तो चिढ़ कर कहा होगा, क्योंकि मैंने उसके दामाद का अपमान जो किया था। लेकिन इधर कुछ दिनों से गार्गी का व्यवहार क्यों बदला है? वह तो मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं देती,
पर आज उसने सबके सामने मुझे पलटकर जवाब दिया। ऐसा उसने क्यों किया? पार्वती, तू सचमुच ही छठिया गई है। अगर तू किसी औरत के बच्चे के दिल पर प्रहार करेगी तो वह कितनी भी सीधी साधी औरत क्यों ना हो शेरनी बन जाएगी। और गार्गी ने भी ऐसा किया। मुझे इस विषय पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा विचार आते ही पार्वती के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई देने लगे और मन ही मन जो उल्टे सीधे विचार वो सोच रही थी उसने अपने मन से निकाल दिया। दूसरी तरफ जमुना काकी चाय लेकर के लक्ष्मी के कमरे में गईं। दीदी, मैं अंदर आ जाऊं? जमुना, तुम्हें कब से कमरे में आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ने लगी? अंदर आओ, लक्ष्मी ने आश्चर्य से हंसते हुए पूछा। दीदी, जब से बड़े ठाकुर भैया की मौत हुई है तब से बहुत कुछ इस हवेली में बदल गया है। ठाकुर भैया के आगे ही बदल गया था, पर उस समय इतनी तानाशाही नहीं थी। ठाकुर भैया और दादा ठाकुर हम नौकरों को कभी नौकर नहीं समझते थे, पर अब बड़ी मालकिन के आने के बाद सब कुछ इस हवेली में बदल गया है। दीदी, आप तो इस हवेली में बरसों बाद आई हैं। शादी के बाद ही आप तो विदेश चली गई थीं, इसलिए यहाँ की स्थिति का आपको कोई भान नहीं है। यहाँ अब हम लोगों को नौकर की तरह रहना पड़ता है। वह तो बहू रानी और बेटियाँ हैं जो हम पुराने लोग यहाँ पड़े हुए हैं। बहू रानी और बेटियाँ हम लोग को बहुत मान सम्मान देती हैं। अगर उनका व्यवहार भी बड़ी मालकिन की तरह होता तो हम लोग कब के यह हवेली छोड़कर चले गए होते। मेरा बेटा तो मुझे बुलाता है। मैंने एक बार बड़ी मालकिन से हंसकर कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो जानती हैं दीदी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुंह बनाकर कहा, अगर आपने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, और वैसे भी तुम जैसे बूढ़ों की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। पर बहू रानी ने मुझे रोक लिया और कहा, जमुना काकी, आप पिताजी और बुआ जी के लिए बहुत ख़ास हैं, मैं आपको यहाँ से अभी नहीं जाने दूँगी। पलक की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें आप जा सकती हैं। बहू रानी ने मुझसे बहुत प्यार और अपनेपन से विनती करते हुए कहा था, इसलिए मैं रुक गई। दीदी, बहू रानी बहुत अच्छी हैं, सबसे बहुत प्यार और इज्जत से पेश आती हैं, इसलिए हम लोग सब सहन कर रहे हैं, जमुना काकी ने उदासी भरे स्वर में बताया। जमुना, मुझे लगता है सुगंधा अपनी ससुराल में खुश नहीं है, वह अपनी माँ से भी गुस्सा है। यह बात मुझे समझ नहीं आई, क्या कारण हो सकता है? एक बेटी अपनी माँ से क्यों नाराज है? लक्ष्मी ने कुछ परेशानी भरे लहजे में जमुना काकी से पूछा। दीदी, ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता है, पर शायद सुगंधा बिटिया किसी से प्यार करती थी, पर मालकिन ने बिटिया को धमकाया और फिर उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कर दिया। बहू रानी और ठाकुर भैया ने कहा भी था कि वह जहाँ चाहती है उसकी शादी वहीं करा देते हैं। तब मालकिन ने ठाकुर भैया से बहुत लड़ाई की, फिर जहाँ मालकिन ने चाहा सुगंधा बिटिया ने वहीं विवाह कर लिया। ये बात हमें भी समझ में नहीं आई। उसके बाद से ही ठाकुर भैया बीमार रहने लगे और एक दिन वह हम लोग को छोड़कर चले गए। जमुना ने रोते हुए एक नए राज का खुलासा किया। बुआ जी, मैं अंदर आ जाऊं? सुगंधा ने हंसते हुए अपनी बुआ से कमरे में आने की इजाज़त मांगी। मेरे पास आ, तेरे कान खींचकर बताती हूँ कि तू अंदर आए या बाहर ही खड़ी रहे, लक्ष्मी ने प्यार से झिड़कते हुए सुगंधा से कहा। सुगंधा अंदर आकर अपनी बुआ के पास बैठ गई और उनसे लिपट कर बोली, बुआ, जब से मैं समझदार हुई हूँ मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। आपसे मिलकर लग रहा है कि मैं अपनी दादी से मिल रही हूँ। जमुना काकी बताती हैं कि दादी जी बहुत अच्छी थी। हाँ, यह बात तो सही है, माँ बहुत अच्छी थी, साक्षात देवी। वह सभी से बहुत प्यार करती थी और गुस्सा भी करती थी। अगर कोई उनसे झूठ बोले तो मैं भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हूँ। अगर मैं किसी से कुछ पूछूं और वह व्यक्ति मुझसे सच ना बताए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करती। लक्ष्मी ने गहरी नज़रों से सुगंधा को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, झूठ कभी बोलना ही नहीं चाहिए। जो बात पूछी जाए उसे सच सच बता दो। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी बुआ जी, क्योंकि मुझे आपने अपने स्वभाव के बारे में बता दिया है। वैसे भी मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, सुगंधा ने लापरवाही से जवाब दिया। तो ठीक है, मैं जो पूछूं वह सच सच बता दो। क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती थी? लक्ष्मी ने गंभीर लहजे में पूछा। आपसे किसने?
सुगंधा ने चौंक कर अपनी बुआ की ओर देखा। उसके मुंह में उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। सुगंधा के चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई देने लगे। उसने धीरे से नज़र उठाकर जमुना काकी की ओर देखा, जैसे वह शिकायत कर रही हो कि आपने बुआ जी को क्यों बताया। जमुना को क्यों देख रही हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, या कोई शरीफ घर की लड़कियों के लक्षण हैं? अब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज क्यों रहती है। लक्ष्मी जी ने सुगंधा को देखते हुए गुस्से में कहा। अपनी बुआ की बात सुनकर सुगंधा का चेहरा भय से पीला पड़ गया और वह अपनी बुआ का गुस्सा देखकर डर के मारे फूट फूट कर रो पड़ी। सुगंधा को रोते देखकर लक्ष्मी ने सुगंधा को अपनी बाहों में भर लिया और बहुत प्यार से कहा, मैं जो जानना चाहती थी जान गई। तुम्हारे इसी डर ने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया है ना सुगंधा? लक्ष्मी ने बहुत प्यार से पूछा। पहले अपने आंसू पोंछो, फिर मुझे बताओ बात क्या थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्वती के मन में प्रेम करने वालों के लिए नफरत भरी हुई है, या फिर वह कोई खेल खेल रही है। इसके विषय में हमें पता लगाना होगा, और इसके लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारे प्रेम प्रसंग के विषय में जानना होगा। उसके बाद ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती हूँ। लक्ष्मी ने बहुत गंभीर मुद्रा में पूछा। सुगंधा ने बताना शुरू किया। बुआ जी, मैंने यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया तो प्रणव वहाँ लेक्चरर थे। वह बहुत ही सरल और सहज, देखने में कामदेव के अवतार। वह मुझे मनोविज्ञान पढ़ाते थे। प्रणव की बहन नीरजा मेरे साथ पढ़ती थी। मैं पहले ही दिन से उनके आकर्षण में बंध गई। मैं बहाने बनाकर उनसे मिलने की कोशिश करती, पर प्रणव ने कभी भी मुझ में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका मुझे नज़रअंदाज करना अखरता था। मैं प्रणव के प्यार में पूरी तरह डूब गई थी। एक दिन जब मेरी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने प्रणव को एक खत लिखा और उसमें अपने मन की तड़प को उकेर दिया। मेरा एक एक शब्द दर्द में डूबा हुआ था। मैंने लिखा था, प्रणव जी, यह मेरा पहला और आखिरी खत भी हो सकता है। इस खत में मैंने अपने मन के जज्बातों को लिख दिया है। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं या तो नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या अनुभव करते हैं, पर मैं अपने बारे में जानती हूँ। यदि आपने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। आप घबराए नहीं, मैं किसी से भी आपका नाम नहीं बताऊँगी। आपका नाम तो मेरे दिल पर लिखा है और वह मरते दम तक वहीं लिखा रहेगा। यदि आप मुझे इस जन्म में नहीं मिले तो मैं अगला जन्म लूँगी। जब तक आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर लेंगे मैं बार बार जन्म लेती रहूँगी। आपकी, सिर्फ आपकी सुगंधा। सुगंधा ने बताया। उसकी आवाज़ जैसे कुएं से आ रही थी। फिर क्या हुआ? वह खत तुमने प्रणव को दिया या नहीं? लक्ष्मी बुआ ने धीरे से पूछा। दिया था बुआ जी। 1 सप्ताह मैं उनके जवाब का इंतजार करती रही, पर प्रणव ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन मैं नीरजा से मिलने के बहाने प्रणव के घर पहुंच गई। अपने घर में मुझे देखकर प्रणव घबरा गए। नीरजा हम दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली गई, क्योंकि वो हमारे प्यार के बारे में जानती थी। जब मैंने प्रणव से पूछा कि आपने मेरे खत का जवाब क्यों नहीं दिया, तो प्रणव ने गंभीर लहजे में कहा, तुम एक अमीर खानदान की लड़की हो। तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रणव ने गुस्से में मुझसे कहा था। तब मैंने पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इसका जवाब मिलने के बाद ही मैं आगे की बात तुमसे करूँगी। प्रणव ने कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने जब बहुत जोर दिया और उनसे विनती की, तब प्रणव ने स्वीकार किया कि वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद मैं खुशी से नाचने लगी और मैं अक्सर प्रणव से मिलने नीरजा के घर जाने लगी। हम लोगों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन प्रणव कहते, सुगंधा, हमारे प्यार का अंत सुखद नहीं होगा। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम हमसे दूर हो जाओ और हमें अब यह कदम पीछे हटा लेना चाहिए। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप ही से शादी करूँगी। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नाना जी ने मुझे प्रणव के साथ देख लिया। जब मैं घर आई तो माँ मुझ पर भड़क उठी।
मैंने भी गुस्से में कह दिया, मैं प्रणव से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। यह सुनते ही माँ आग बबूला हो उठी। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। जब पापा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, लड़का शरीफ है, अच्छे खानदान का है, पढ़ा लिखा है, लेक्चरर है, तो हम सुगंधा की शादी प्रणव से कर देते हैं। पापा की बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। माँ ने उस समय तो पापा को कोई जवाब नहीं दिया। जब पापा ऑफिस चले गए तो माँ ने मुझे धमकाते हुए कहा, मुझे प्यार नाम से नफरत है। यदि तुमने प्रणव से शादी करने की जिद नहीं छोड़ी तो मैं प्रणव को मरवा दूंगी। मैंने सोचा यह माँ की कोरी धमकी है। मैं दूसरे दिन प्रणव से मिलने उसके घर चली गई। मैंने प्रणव को बताया कि पापा इस शादी के लिए तैयार हैं। यह सुनकर प्रणव और नीरजा बहुत खुश हुए। अगले दिन नीरजा का फ़ोन आया। उसने रोते हुए मुझे बताया, प्रणव का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, वह बहुत मुश्किल से बच पाया है, उसकी जान को अभी भी खतरा है। डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यह सुनते ही मैं जैसे पागल हो गई और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर मुझे पता चला यह एक्सीडेंट माँ और नाना ने करवाया था। मैं यह सब सुन करके आग बबूला हो गई और तुरंत घर आकर के मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ आपने अच्छा नहीं किया। अब अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी और आपकी सच्चाई बता दूंगी। माँ ने कहा, ठीक है, तुम जैसा करना चाहो करो। उसके बाद माँ ने मुझे जलती निगाहों से देखा और वहाँ से चली गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बहसत दिखाई दे रही थी। मैं उस समय तो समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर डर लगा हुआ था। तभी मैंने देखा उन्होंने किसी को फ़ोन किया, फिर घर के बाहर चली गई। मैं भी अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा माँ का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो शायद वह मुझसे बात करें। सुबह मैं जब उठी, तैयार होकर के प्रणव से मिलने अस्पताल जाने लगी। माँ हाल में बैठी चाय पी रही थी। मुझे जाता हुआ देखकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सुगंधा कहाँ जा रही हो? मैंने उनकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, अस्पताल प्रणव से मिलने। उन्होंने मुस्कुराते हुए ही कहा, पहले उसको फ़ोन कर लो तब जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो अस्पताल में हो ही ना और घर चला गया हो। माँ के चेहरे पर इस समय जहरीली मुस्कुराहट थी। मैं उनकी मुस्कुराहट देखकर घबरा गई और अंदर ही अंदर मेरा दिल कांप उठा। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन मिलाया। उधर से नीरजा की माँ की बिलखती हुई आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। प्रणव की माँ मुझसे कह रही थी, सुगंधा बिटिया, तुम मेरे बेटे को भूल जाओ, नहीं तो मेरी बेटी नीरजा कभी वापस नहीं आएगी। कुछ लोग उसे उठाकर ले गए हैं और धमकी देकर गए हैं कि अगर तुम मेरे बेटे से मिलने आओगी, उससे मिलोगी, तो वह लोग नीरजा को कोठे पर बेच देंगे। बिटिया, मुझ गरीब पर रहम करो। मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और बेटी को गुंडे उठाकर ले गए हैं। यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें बख्श दो बेटी, बख्श दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। इतना कहकर प्रणव की माँ फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। प्रणव की माँ की बात सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूट गया और मैं वहीं सोफे पर निर्जीव सी गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मेरे दिल में दर्द का तूफान उठा था। सुगंधा ने एक असहाय सी नज़र अपनी माँ पर डाली। उसके माँ के चेहरे पर अपनी जीत की गर्वीली जहर में डूबी मुस्कान फैली हुई थी। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? सुगंधा ने दर्द भरी आवाज़ में रोते हुए पूछा। मैं समाज में अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। मैं जिन लोगों के बीच उठती बैठती हूँ वह मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब यह रोना धोना छोड़ो। कल मेरी सहेली का बेटा विश्वजीत तुम्हें देखने आएगा। उसके सामने रोनी सूरत लेकर के ना आना, पार्वती ने कठोरता से कहा।
आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगी माँ, लेकिन आप नीरजा को छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सुगंधा ने विनती करते हुए कहा। मेरी एक शर्त है, अपने पापा से इस घटना के विषय में कभी कुछ मत कहना, और उनसे कहना कि तुम्हें समझ आ गया है कि प्रणव तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं दे सकता, इसलिए तुम प्रणव से शादी नहीं करोगी और मेरे बताए हुए लड़के से शादी करोगी। माँ ने मुझे धमकाते हुए कहा। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, पर आप नीरजा को छोड़ दीजिए, मैंने हथियार डालते हुए कहा। बुआ जी, उसके बाद माँ ने नीरजा को तो छोड़ दिया, लेकिन फिर प्रणव का परिवार यह शहर ही छोड़कर चला गया। माँ ने मेरी शादी विश्वजीत से पक्की कर दी। पापा ने जानने की बहुत कोशिश की कि मैंने विश्वजीत से शादी करने के लिए हाँ क्यों की, पर मैंने उनसे झूठ बोल दिया, जैसा माँ ने कहा था। पर बुआ जी, उसके बाद माँ ने जो किया कोई माँ नहीं करेगी। माँ ने विश्वजीत को मेरे और प्रणव के संबंध के बारे में सब बता दिया। सुगंधा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। क्या कह रही हो बेटा, क्या यह सच है? लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बुआ जी, जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो पहली ही रात मेरे पति ने मेरे साथ हैवानियत का व्यवहार किया। जब मैंने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अपने प्रेमी के साथ भी तो यह सब करती थी, तो मेरे साथ करने में क्यों परेशानी हो रही है? मेरे पति रात में इंसान नहीं हैवान हो जाते हैं। शराब पीना, कोठे पे जाना और घर में उन औरतों को लेकर के आना। जब मैंने अपनी माँ से यह बात बताई तो जानती हैं बुआ जी उन्होंने क्या कहा? वो मर्द है तो यह सब करेगा ही, उसने शादी की है तो तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा, वह पति है, अपना अधिकार तो लेगा ही। और जहाँ तक कोठे पर जाने की बात है, वह कोठे पर जाएगा, वह ठाकुर है और वह औरतों की तरह घर में नहीं बैठा रहेगा। और तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम भी तो किसी मर्द के साथ पहले रह चुकी हो। मैं यह सुन करके सन्न रह गई और उसके बाद मैंने माँ से कुछ भी कहना छोड़ दिया। सुगंधा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह औरत है या डायन? यह तो माँ के नाम पर कलंक है। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसके पीछे कोई राज जरूर है, उसका मुझे पता लगाना होगा, लक्ष्मी ने गंभीर लहजे में कहा। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही ननद रानी, इन बातों के पीछे राज तो है, पर उसका पता तुम्हें कभी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे अतिरिक्त जो व्यक्ति यह राज जानता था वह तो इस दुनिया से कूच कर गया है। वह व्यक्ति था तुम्हारा भाई। मैं तो बताने से रही, और मरा हुआ व्यक्ति भूत प्रेत बनकर तो तुम्हें बताने आएगा नहीं, और मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास भी नहीं है। बुआ भतीजी एक दूसरे से लिपट कर अपना दुख दर्द बांट लो, इसके अतिरिक्त तुम दोनों कुछ नहीं कर सकती। अंदर ही अंदर उस राज को जानने के लिए तड़पो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम लोगों को दर्द से तड़पता देख करके खुश हूँ, और मैं तुम्हें दर्द से तड़पता देखना चाहती थी। मैं चाहती थी राय बहादुर ठाकुर प्रताप सिंह के परिवार के लोग तड़पें। वो जितना तड़पेंगे मेरे मन को उतनी ही खुशी मिलेगी, पार्वती ने घृणा से कहा और जोरदार ठहाका लगाने लगी। आप पागल तो नहीं हो गई हैं भाभी, जो अनाप शनाप बोले जा रही हैं? यह आपका परिवार है, हम लोग आपके परिवार हैं, फिर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दर्द से तड़प कर तू मरे, यह मेरी बद्दुआ है। यह कहते हुए पार्वती कमरे से बाहर निकल गईं। लक्ष्मी, जमुना और सुगंधा उन्हें आश्चर्य से जाते हुए देखती रहीं। उधर गार्गी की कार सड़क पर दौड़ रही थी। गार्गी कार की सीट से सिर टिकाए हुए आंख बंद करके कुछ सोच रही थी। तभी कार झटके से रुक गई। गार्गी ने चौंक कर आंख खोली तो उसने देखा कार एक बंगले के बाहर आकर रुकी हुई थी। बंगले पर नेम प्लेट लगी थी, एडवोकेट शेखर शुक्ला। छोटी मालकिन, वकील साहब का बंगला आ गया है, मोहन ने कार से उतरकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, और वो आगे बढ़कर घर की कालबेल बजाने लगा। यह थी मेरी कहानी दिल में चुभी क्रिंच का पहला भाग। अगर मेरी कहानी, मेरा उपन्यास आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। अगला भाग लेकर के जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार।